हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज का जो टॉपिक हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो है SN2 एंड SN1 वर्सेस का। जैसे पिछले जो सीरीज है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि SN1 और SN2 मैकेनिज्म में, सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म में जैसे ब्रांचिंग होता है, ब्रांचिंग में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में देखते हैं। इससे पहले थोड़ा सा मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, उसे मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका अप्रिसिएशन सर आंखों पर। और मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट सब्जेक्ट का आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराऊंगा, कंसेप्चुअली क्लियर कराऊंगा, इस तरह से बताने की कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो, सो दैट कि आप अपने जो भी रिलेटेड एग्जाम्स हैं उसको अच्छे तरह से डील कर सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं SN1 SN2 पे। सबसे पहले देखते हैं अल्फा ब्रांचिंग। अल्फा ब्रांचिंग का मतलब ये हो गया, इससे रिलेटेड चीजें मैंने पीछे भी वीडियो में थोड़ा डिस्कस किया था, यहीं से कनेक्ट कर रहे हैं कि अल्फा ब्रांचिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है SN1 SN2 के रिएक्टिविटी ऑर्डर पे। तो सबसे एस SN1 पाथवे को हम डिस्कस करना चाहते हैं। अगर हम SN1 पाथवे को डिस्कस करते हैं तो जैसे CS3Br लिया, अब ये SN1 है, तो SN1 के केस में ये बॉन्ड क्लीव होगा। क्लीव होने के बाद ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जैसा हम डिस्कस किए हुए थे कि SN1 पाथवे 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप्स में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन विच इज RDS, सेकेंड स्टेप में एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक विच इज फास्टर। दैट्स व्हाई द रेट इज डिसाइडेड बाय द स्टेप 1। एंड रिएक्टिविटी, एक चीज और हम लोग डिसाइड कर चुके थे कि रिएक्टिविटी ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। मेन थिंग इज दैट, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कैसे डिसाइड होता है, तो जो सब्सटीट्यूएंट उसमें कनेक्टेड है वो डिसाइड करेगा। अब जैसे यहाँ पे CH3 है, अगले वाले सब्सटीट्यूएंट में एक CH3 भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पे CH3 है, इसमें CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें 2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसमें 3 CH3 जुड़ा हुआ है। तो एक्चुअली जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं अल्फा ब्रांचिंग बढ़ रहा है। अल्फा ब्रांचिंग का मतलब हो गया कि अगर हम इस ग्रुप मतलब इस एटम जिस पर में कि प्लस चार्ज अपियर हुआ है उसको अगर हम सर्कल कर ले, वहां पे खड़े हो जाए, तो उसके जस्ट एडजेसेंट जो कार्बन है वो उसका अल्फा ब्रांच कहलाता है, एडजेसेंट कार्बन। तो इसके इसमें जीरो अल्फा ब्रांचिंग है, जीरो अल्फा ब्रांचिंग। ओके, इसके नीचे वाले केस में अगर देखा जाए तो इस केस में कितना नंबर ऑफ अल्फा ब्रांचिंग है, एक अल्फा ब्रांचिंग है, इसमें 2 अल्फा ब्रांचिंग है, इसमें 3 अल्फा ब्रांचिंग है। तो जैसे अल्फा ब्रांचिंग हम बढ़ाएंगे, अब अभी हम बात कर रहे हैं मिथाइल ग्रुप की, अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप्स आर डोनर बाय मीन ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। आप हमारे पिछले कुछ लेक्चर्स में देख सकते हैं कि हमने इसको डिस्कस किया हुआ है अच्छे से कि हाउ द इंडक्टिव इफेक्ट्स स्टेबलाइजेस या डोनेटिंग कैपेसिटी, मतलब हाउ द अल्काइल इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप्स हैज डोनेटिंग कैपेसिटी। ओके, तो ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये प्लस आई, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई। तो इस केस में क्या है कि यहाँ पर जो प्लस आई है वो कितना है, प्लस आई है आपका 1 2 प्लस आई है, यहाँ पे 1 2 3 प्लस आई है, और इस केस में एक ही प्लस आई है। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना प्लस आई होगा डोनेटिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसीलिए अगर हम अल्फा ब्रांचिंग की बात करें तो डाउन द ग्रुप, डाउन द सीरीज अगर हम आते हैं, जो सीरीज हमने अभी मेंशन किया है उसमें स्टेबिलिटी बढ़ेगा। सो 3 डिग्री, इसी के बेसिस पर हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया हुआ था कि 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन CH3L। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर एज वेल एज SN1 रिएक्टिविटी ऑफ अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नाउ अब हम आते हैं बीटा ब्रांचिंग में। बीटा ब्रांचिंग में क्या है कि जैसे CH3C CH3H है, अब देखो Cl है या फिर लिविंग ग्रुप है, कोई भी Cl हो सकता है, OH हो सकता है, एनीथिंग एल्स। तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा था ये, हाँ, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या हो रहा था ये बीटा, जैसे कि लिविंग ग्रुप निकला, ये पॉजिटिव हो गया। अब यहां पर में क्या किया हम लोगों ने, CH3 CH2 और ये दिस वन, मतलब दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा बीटा। अगले अगले नेक्स्ट वाले में अगर आते हैं तो दिस इज अल्फा, this is beta, beta, this is beta, this is beta, this is alpha, this is beta, this is beta, this is beta।
उसके नीचे में दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा बीटा, है ना। तो बीटा ब्रांचिंग जैसे ही इंक्रीज कर रहा है वैसे ही क्या देख रहे हैं, अगर मान लो जैसे कि CH3 था, अब CH3 CH2 था, इसमें क्या है कि CH3 और CH2 का डोनेटिंग कैपेसिटी बाय इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, इसीलिए अगर देखा जाए तो ये स्टेबिलिटी पावर क्या होगा, इसका इनहेंस कर रहा है, स्टेबिलिटी पावर इनहेंस कर रहा है, इसीलिए ये क्या है, ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, ये और भी लेस है, इसीलिए अगर देखा जाए तो बीटा ब्रांचिंग क्या करता है, स्टेबिलिटी को इनहेंस करता है। ओके, हेंस बीटा ब्रांचिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। इस चीज को हम लोगों ने देखा था। अब अगला जो सेगमेंट है उसमें आते हैं कि अगर कोई ऐसा ग्रुप जो हेट्रो ग्रुप, हेट्रो का मतलब हो गया कि डिफरेंट एटम से बना हुआ ग्रुप है, जैसे कि CO ग्रुप है, ये एक COH है, अल्डिहाइड है, ये एक हेट्रो ग्रुप है एक्चुअली, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों कंटेनिंग ग्रुप है। CH3CO है, इस केस में क्या है कि ये भी एक हेट्रो है, NO2 है, ये भी एक हेट्रो है। अगर हेट्रो ग्रुप को अगर हम ऐड करते हैं किसी भी सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक में, और उसमें अगर SN1 रिएक्टिविटी का देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब ग्रुप जो हो सकता है वो, यहाँ पर जो ग्रुप जो भी मेंशन हमने ग्रुप करा है वो सारा विड्रॉइंग ग्रुप है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। कैसे, अगर देखो जैसे CH3CO ग्रुप इज अ -I और -M, जिसको कि -R भी कहते हैं, वो ग्रुप है ना। क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन इज more electronegative than carbon, that's why it has tendency to withdraw या फिर it has tendency to shift the sigma bond towards it, that's why it is the -I effect, as well as कि चूंकि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जैसे रेजोनेंस की बात अगर हो रही है तो रेजोनेंस में इसके देने की कैपेसिटी कम होगी, खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर में रेजोनेंस एक हद तक डायरेक्शनल हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या करेगा, ये प्लस चार्ज है और ये अपने तरफ विड्रॉ करने की टेंडेंसी रखता है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा कि इसकी कैपेसिटी, डोनेटिंग कैपेसिटी, इसकी जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। नहीं, स्टेबिलिटी जैसे ही डिक्रीज किया तो SN1 रिएक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगा, इसीलिए अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा कि जैसे जैसे एन हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, डिक्रीजिंग टेंडेंसी, स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगा SN1। तो अगर देखा जाए मिथाइल, तो मिथाइल क्या है, इसमें ना लेने वाला ना देने वाला। अब ये जो ग्रुप है उसके इसमें ये तो है डीएक्टिवेटिंग या फिर विड्रॉइंग, लेकिन मिथाइल कुछ हद तक इसको डोनेट भी कर सकता है, इसीलिए इसके रिस्पेक्ट में ये तो कम है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखो दो चीज के बीच में अगर कंपेयर करना हो तो कॉमन को हटा के करते हैं, तो यहाँ पर मैं ये देखो ये विड्रॉइंग है, विड्रॉइंग है, और ये यहाँ पर कुछ, यहाँ पर डोनेटिंग ही है एक्चुअली, हालांकि डोनेटिंग भी नहीं कह सकते क्योंकि हाइड्रोजन है, तो इसके एडजेसेंट में कोई ग्रुप या एटम अटैच्ड ही नहीं है, तो यहाँ ना लेने वाला ना देने वाला। जबकि सेकेंड वाले केस में CH3CO CH2 अगर हम रखते हैं तो इस केस में ये तो लेने वाला है, दिस इज विड्रॉइंग, बट CH3 इज रेस्पेक्टिवली डोनेटिंग कैपेसिटी, दैट्स वाई इससे तो कम होगा। लेकिन अगर हम कंपेयर करें HCO CH2 से, तो ये हाइड्रोजन जो है वो क्या है, वो है आपका नीदर डोनर नॉर एक्सेप्टर, जबकि हियर इट इज डोनर, दैट्स वाई ये ज्यादा होगा, ये कम हो जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है यहाँ तो, हालांकि ये भी डोनेटिंग मतलब विड्रॉइंग कैपेसिटी होने के बावजूद भी कुछ हद तक मिथाइल ग्रुप के कारण इसके विड्रॉइंग कैपेसिटी थोड़ी कम है, किसके रेस्पेक्ट में, जब हम यहाँ पर HCO CH2 में देखते हैं, इसीलिए ये कम है। जबकि NO2 इज द हाईली विड्रॉइंग ग्रुप, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में करें तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर होगा। तो N डबल बॉन्ड O और ये इस तरह से CH2 होगा, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ देखा जाए SN1 रिएक्टिविटी तो ये हो जाएगा, क्योंकि इसका यही सेम ऑर्डर, जब ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो यही होगा, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइंस स्टेबिलिटी क्या होगा, केटायंस स्टेबिलिटी इज इक्वल्स टू CH3 is greater than CH3 CHCO CO CH2 plus is greater than HCO CH2 plus
is greater than NO2 is CH2 पॉजिटिव, है ना। तो ये हमारा था SN1 अल्फा ब्रांचिंग का, हम लोगों ने देख लिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि डोनर, हम क्या कह सकते हैं कि कि विड्रॉइंग ग्रुप एट अल्फा, विड्रॉइंग विड्रॉइंग ग्रुप, हेट्रो ग्रुप, हेट्रो ग्रुप एट हेट्रो ग्रुप एट अल्फा अल्फा सिचुएशन substitution alpha substitution decreases the SN1 रिएक्टिविटी। अब डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्रुप है, उस हिसाब से, जैसा कि अभी हम NO2 का सबसे ज्यादा था क्योंकि विड्रॉइंग कैपेसिटी, इसीलिए लिस्ट स्टेबल था, इसीलिए लिस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 था। तो ये था हमारा SN1। जबकि प्लस M वाला क्या होगा, अगर देखा जाए, जैसे कि एक और देख लेते हैं, CH3CO CH2 Br अगर देख ले। अब OCH3 CH2 Br देख ले। इसमें एक और कम कर लेते हैं, CH2 OBr लिख ले, OCH3 लिख ले। एंड उसके बाद अगर हम ऐसा देख लेते हैं, OCH3CH2Br देख ले। अब देखो, अगर कार्बोकेटाइन, अगर लिविंग ग्रुप निकला, -Br निकला, Br माइनस निकला, हर में -Br निकला, -Br निकला, -Br निकला, तो क्या क्या बन जाएगा, यहाँ पे OCH3CH2 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे CH3OCH2 पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ पे CH3OCH2 पॉजिटिव बन जाएगा। इस केस में CH3OCH2 पॉजिटिव बन जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप इज -I एंड +M विच इज +R। तो ये जो +R है, ये क्या करेगा इस केस में, ये क्या करेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, CH3OCH2 प्लस हो जाएगा, CH3OCH2 ये CH2 पॉजिटिव, CH3OCH2 ये है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब ये यहाँ अल्फा ब्रांचिंग पर अगर है, ये जो है, ये जो पोजीशन मैंने लिखा है अल्फा ब्रांचिंग लिखा हुआ है, तो अल्फा ब्रांचिंग पर में जो है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ओके, नेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसीलिए क्या है, मोस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि रेजोनेंस के कारण डोनेटिंग पावर थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मोर स्टेबल। और यहां पर में अब ये जो ग्रुप है, डिस्पाइट इट इज +M, डोनर है तो है, लेकिन रेजोनेंस इसका किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि नो कंजुगेशन है, नो कॉन्जुगेशन है ना। यहाँ पर क्या है, इसीलिए -I इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा, -I इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा, क्योंकि -I भी तो है इस ग्रुप में, ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो सबसे ऊपर किसका, अगर हम इसको 1 कहते हैं, इसको 2 कहते हैं, इसको 3 कहते हैं, इसको 4 कहते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन, अब देखो अब किसमें सबसे ज्यादा आ जाएगा आपका 4 का, क्योंकि 4 में ये, अब यहां पर विड्रॉइंग है ना, और विड्रॉइंग ग्रुप एक्चुअली इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट,
इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, है ना। तो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ इस केस में इसका जो डिस्टेंस है वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ा। तो 4 ये हो जाएगा 1, फिर 4, फिर 3, फिर 2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, SN1 रिएक्टिविटी। ठीक है, यानी कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेट अगर हम करेंगे तो उस केस में जो ज्यादा दूर ग्रुप होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो नजदीक होगा वो ज्यादा क्या करेगा, उसको अनस्टेबलाइज करेगा, अगर वो -I इफेक्ट है तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ SN1 रिएक्टिविटी। आई थिंक कि ये आपको समझ आ गया होगा कि SN1 रिएक्टिविटी का क्या सीन था इसके केस में। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन। इफेक्ट ऑफ SN1 रिएक्टिविटी का ही देख रहे हैं, तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ बीटा अनसैचुरेशन। इसमें क्या होगा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH ये Br हो जाएगा, है ना। तो ये जब क्लीव होगा CH3 CH2 और ये Br। अब यहाँ पे जब लिविंग ग्रुप निकला -Br माइनस और ये -Br-, तो इस केस में क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव प्लस ये हो गया, और दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, CH3 CH2 पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो इस यहाँ पर बीटा अनसैचुरेशन है, तो रेजोनेंस ये जो ग्रुप है ना, दिस ग्रुप, इसको बोला जाता है इस ग्रुप को अगर हम आयुपैक सिस्टम में बोलेंगे तो इथीनाइल ग्रुप है, और अगर हम कॉमन नेम सिस्टम में देखें तो इसको विनाइल ग्रुप बोला जाता है, विनाइल ग्रुप। तो ये अगर देखा जाए तो प्लस एंड आर या -R दोनों शो करेगा, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। जैसे यहाँ पर ये क्या है, +R की तरह काम कर रहा है। इट स्टेबलाइजेस स्टेबलाइजेस द इट स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन, है ना। और यहां पर क्या होगा कि इट ऑल्सो, इट का मतलब कि CH3 CH2 ऑल्सो स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन यहां पर में चूंकि रेजोनेंस है तो ये डोमिनेंट है, जबकि इसका थोड़ा कम है, इंडक्टिव इफेक्ट रेस्पेक्टिवली कम डोमिनेंट होगा। इसीलिए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर चेक करें तो रेजोनेंस वाला ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br इज ग्रेटर देन, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात हो रही थी, तो यहाँ पे पॉजिटिव इज ग्रेटर देन CH3 CH2 पॉजिटिव, हेंस SN1 रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br इज ग्रेटर देन CH2 Br हो जाएगा। ओके, आई थिंक ये आपने समझ में आया होगा, ये चीज देखना है। बट अगर हम बात करते हैं अल्फा अनसेचुरेशन का तो उसमें क्या होगा, देखो इफेक्ट ऑफ अल्फा अनसैचुरेशन, इसमें क्या होगा, जो देखो अल्फा अनसैचुरेशन में क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड Br है, ठीक है, और CH2 Br है, और है CH2 डबल बॉन्ड CH2 Br है। अब ये देखो यहां पर क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव बन गया, CH3 CH2 पॉजिटिव बना इसमें,
और ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव हुआ। अगर हम ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखें तो क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन CH3 CH2 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्यों, ये तो समझ आ गया कि रेजोनेंस है। यहाँ पर ये डोनर ग्रुप था, CH2 CH3 था एक्चुअली, ये एक नहीं, हाँ CH2 यही था CH2, तो ये तो ठीक है। लेकिन अल्फा अनसेचुरेशन में बढ़ क्यों रहा है, बढ़ क्यों रहा है, तो इसका रीजन ये है कि अगर हम सबस्ट्रेट का जो ये बॉन्ड है, मतलब इन अल्फा अनसेचुरेशन, इन अल्फा unsaturation saturated substrate in alpha unsaturated substrate saturated substrates substrate Cl bond जो है, bond is stronger than Cl bond of beta unsaturated compound या substrate और others, और without Cl bond of without unsaturation without unsaturation। ऐसा क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्यों है ये बॉन्ड, क्योंकि अगर हम देखें CH2 डबल बॉन्ड CH और ये L है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2, और अगर दूसरे वाले में देखें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 Cl, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, और अगले वाले में देखिए जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH2 है, इस कार्बनिक में भी sp3। तो अगर sp2 क्या है, sp2 इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो it is having high bond enthalpy, high bond enthalpy। ओके, तो ये था हमारा SN1 का रिएक्टिविटी का, जो मोटा मोटा हम लोगों ने हर स्केल पर चेक कर लिया कि SN1 रिएक्टिविटी का क्या होगा। अब अगर हम SN2 का देख लेते हैं तो क्या होगा, जो देखो SN2 का अगर देखते, ऐसा लिखते केस ऑफ SN2, इस केस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर CH3, पहली बात तो ये कंट्रोल्ड किससे होता है, स्टैटिक इफेक्ट से, कंट्रोल्ड बाय स्टैटिक इफेक्ट, है ना, ये कंट्रोल्ड होता है स्टैटिक इफेक्ट से। तो इस केस में क्या होगा, इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेशन, CH3 Br है, उसके बाद है CH3 CH2 Br है, CH3 CH3 Br है ना, एक और लिख सकते हैं, ये अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा अनसैचुरेशन की बात कर रहे हैं, है ना, नहीं अल्फा ब्रांचिंग की बात कर रहे थे हम एक्चुअली, अल्फा इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा ब्रांचिंग की पहले बात कर लेते हैं, अनसैचुरेशन नहीं, ब्रांचिंग अभी कर रहे हैं। ये हो जाएगा अल्फा ब्रांचिंग है ये, है ना,
ब्रांचिंग। तो ये हो गया CH3Br, फिर CH3 CH3 CH3Br। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये Br है, और ये न्यूक्लियोफाइल है ना, न्यूक्लियोफाइल है। तो एट अ टाइम ये सिंगल स्टेप में होता है, जैसा कि हमने पीछे वीडियोस में डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट 1 बन गया यहाँ पे, और इस केस में ये लेस स्टेबल है, जैसा ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, लेस स्टेबल है ये, है ना। तो अगर देखा जाए स्टेरिकली, सो एज न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल attacks from attacks from backside, so क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैकसाइड, सो size of groups matters, which is steric effect, जिसको क्या कहते हैं, steric effect। hence, इसीलिए क्या बोलेंगे, hence smaller the size of smaller molecules having less substituted molecules having less substituted is more stable than the group having more stable having more substituted is more stable than group having less stable। क्या लिखा मैंने, molecules having less substituted is more stable than groups having more having more substituted, है ना, more substituted है ना। सो अगर हम ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 4 है, तो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्टिविटी, तो 1 इज ग्रेटर देन, 2 इज ग्रेटर देन, 3 इज ग्रेटर देन 4। तो ये था हमारा अल्फा ब्रांचिंग का। अब इससे आगे फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अपने मेन उस लेक्चर में मेन जो हमारा थेसिस होगा, मेन जो कंसेप्ट हम डील करेंगे वो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 SN2। जैसे कि अगर ये अटैक कर रहा है तो ग्रुप का पोजीशन में क्या होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैसे इंपैक्ट करेगा, रेसमिक मिक्सर इनैंसियोमर्स बनाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। होप कि आपका वीडियो हेल्पफुल हुआ हो। अगेन आप लोगों के अप्रिसिएशन के लिए वेरी वेरी थैंक यू। एंड अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इन्जॉय कीजिए कंटेंट को। आज का वीडियो यहीं एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।